Students, today we are going to discuss fourth part of the Russian Revolution. What changed after October? You know that in October 1917, in the guidance of Vladimir Lenin, the Bolshevik party removed the provisional government. और फिर उसके बाद में क्या चेंज हुआ देखिए, आपने देखा कि बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, इसलिए जैसे ही वो जीत पाए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर देगा. नेशनलाइज मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. साथ के साथ जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और नोबल्स के पास जो लैंड थी वो छीन ली गई. सिटीज़ में, शहरों में जो बड़े बड़े घर थे लोगों के पास, वो फैमिली रिक्वायरमेंट के अनुसार जो होमलेस लोग थे उनके बीच में बांट दिए गए. दूसरा, बिफोर अक्टूबर 1917 बहुत सारे लोगों को राजा की सेवा करने के कारण टाइटल्स दिए गए थे, पद दिए गए थे, वो बैन कर दिए गए. और इन सब नए चेंजेस को लाने के लिए आर्मी और ऑफिसर्स, ताकि ये नज़र आएँ, ये चेंजेस नज़र आएँ, उनकी इवन तक ड्रेस चेंज की गई और एक अच्छी ड्रेस और नई ड्रेस लागू करने के लिए कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ. जैसा यहाँ पे दिखा रखा है, सोवियत हेड को चूज किया गया. आगे चल के बोल्शेविक पार्टी का नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया. इन नवंबर 1917 बोल्शेविक पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो देश के लिए संविधान लिखेगी, उसका इलेक्शन कंडक्ट किया, बट इसको मेजोरिटी नहीं मिली. इसलिए जनवरी 1918 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोल्शेविक पार्टी के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट होने से बनी थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और असेंबली को लेनिन ने डिसमिस कर दिया. आगे लेनिन ने माना कि रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स मीन्स रशिया के अंदर जो डिफरेंट यूनियंस हैं उनका ग्रुप है, वो ज़्यादा मोर डेमोक्रेटिक है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. इसलिए इन मार्च 1918 उसके अर्थात लेनिन का बहुत प्रोटेस्ट हुआ. फिर भी बोल्शेविक पार्टी और लेनिन ने जर्मनी के साथ एक शांति समझौता किया. आगे के वर्षों में बोल्शेविक पार्टी अकेला ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, जो कि पार्लियामेंट बनी, उसके इलेक्शन में भाग ले रही थी. इस प्रकार रशिया वन पार्टी कंट्री बन गया. यहाँ पे ट्रेड यूनियंस किसके कंट्रोल में रखेगी? पार्टी के कंट्रोल में. यहाँ पे एक सीक्रेट पुलिस थी, चेक का. आगे चल के आप देखोगे इसके ये नाम हुए. ओके, नेक्स्ट, सिविल वॉर. सर सिविल वॉर क्या होता है? लोगों के बीच में आपस में झगड़ा. जब मैंने आपको कहा पिछले पेज पे कि बोल्शेविक्स ने बड़े बड़े लोगों से ज़मीन छीन ली और उन्होंने ऑर्डर दिया कि ज़मीन छीनो, रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, तो रशिया की आर्मी टूटने लगी. अर्थात द पीपल हु वर सर्विंग इन रशियन आर्मी, दे लेफ्ट द जॉब ऑफ आर्मी एंड दे रिटर्न दियर होम. सोल्जर्स जो ज़्यादातर किसान परिवार से बिलोंग करते थे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपने गांव की तरफ आ गए कि ज़मीन मिलेगी, खेती करेंगे, और उन्होंने अपनी जॉब को लेफ्ट कर दिया, डेजर्टेड कर दिया. नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, अर्थात वो सोशलिस्ट जो बोल्शेविक पार्टी की थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, लिबरल सपोर्टर्स ने बोल्शेविक के इस बात का विरोध किया. दियर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया. ये लोग साउथ की तरफ गए और अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया. जैसे बोल्शेविक्स कौन थे? रेड्स. इसी तरह ग्रीन्स कौन थे? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज. और वाइट्स कौन थे? जो जार निकोलस सेकंड को सपोर्ट करने वाले. इस प्रकार आप यह देखेंगे. सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टू हार्स. कहता है सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो वाइट्स में थे, वो भी जो किसानों को ज़मीन देने के लिए जो हार्श कदम उठाए गए थे उससे सहमत नहीं थे. सच एक्शंस के कारण नॉन बोल्शेविक्स लोग नाराज हो गए. बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. दे सक्सीडेड. ये सब किसके कारण सक्सेस हुई? ड्यू टू द नॉन कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैदिस्ट. जैदिस्ट आपने पता ही होगा सर, ये कौन थे? नोमैडिक पीपल. ओके, सॉरी, मुस्लिम रिफॉर्मर्स. पार्सली टू दिस रेमेडी, इसका थोड़ा समाधान करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े से सॉल्यूशन लिखे गए. एमन रॉय. एमन रॉय एक भारतीय क्रांतिकारी था जिसने मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी को सेटअप किया.
उसके बाद में मेकिंग सोशलिस्ट सोसाइटी। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब रसिया में आपस में गृह युद्ध चल रहा था, लोग आपस में लड़ रहे थे, बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज करने का काम जारी रखा। उन्होंने जो जमीन थी वो किसानों को दे दी, सोशलाइज कर दी। बोल्शेविक्स ने जो छीनी हुई, कन्फिस्केटेड मीन छीनी हुई जो प्रॉपर्टी थी उसको कलेक्टिव फार्म्स के लिए यूज किया। आगे चल के उन्होंने सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत प्लानिंग सिस्टम लागू किया। देश के अधिकारियों ने देश की इकोनॉमी को एसेस किया और 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट लिया और 5 ईयर प्लान्स लागू किए। रसिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1927 से 1932 के बीच में थी और सेकंड 1933 टू 1938। इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के तहत आप देखोगे कोल और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ गया। बट जब ये रैपिड, बहुत तेज़ी से देश में कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स बड़े पुअर थे, उनके रहने वहने की जगह बहुत खतरनाक थी, इससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ी। इसी प्रकार स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। अरेंजमेंट्स किए गए कि फैक्ट्री वर्कर्स और जो मजदूर लोग हैं, पीजेंट्स, उनके बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले। उनके लिए अनाथालय, क्रैचेज मीन्स उनके बच्चों को खिलाने की जगह वगैरह, फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों को जब वो काम करें तो उनकी देख रेख की व्यवस्था की गई। चीप, बट उस दौरान पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी चीप थी। जो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स थे वो सफिशिएंट नहीं थे, ये चीज़ें भी प्रॉब्लम लेकर आई। आगे स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन की डेथ के बाद में बोल्शेविक पार्टी का हेड स्टालिन बना और उसने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को उसने 1929 में शुरू किया। कब शुरू किया? 1929 में। वो मानता था, अर्थात स्टालिन मानता था कि देश के रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं गांव में, उनके पास बहुत सारा अनाज रखा हुआ है और उसके कारण आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो रही है, जिसके कारण हाई प्राइसेस हैं। इसलिए उसने क्या कहा कि जो इस प्रकार स्टोरेज करके और जो पैसा कमा रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। इसलिए 1928 में उसकी पार्टी वर्कर्स ने देश के डिफरेंट पार्ट्स में भाग लिया और कुलक्स मीन्स भाग लेने का मतलब रेड्स डाले, और कुलक्स होते हैं वेल टू डू पीजेंट्स, वो पीजेंट्स जो साधन संपन्न थे, उनके घरों पे छापे लगाए, रेड लगाई, फिर भी भोजन की शॉर्टेज रही। आगे चल के उसने कलेक्टिवाइज फार्म सिस्टम किया। इसके तहत छोटी छोटी ज़मीन को वो मानता था कि छोटी छोटी ज़मीन पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लागू नहीं हो सकते, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो उसने ये किया क्या कि सभी किसानों को मोटिवेट किया कि अपने छोटे खेतों को एक जगह इकट्ठे करके लार्ज फील्ड में कन्वर्ट करें और मॉडर्नाइज करें, इसलिए कुलक्स को हटाने की सोची। आगे चल के उसने 1929 में ये सिस्टम फॉलो किया। कौन सा? कलेक्टिवाइजेशन। और जो बड़े बड़े फार्म्स बनाए गए उनका नाम उसने कालखोज रखा। जितने भी बैल वेल या जो भी कैमल वगैरह होते थे, खेत से संबंधित आइटम्स होते थे, उन सब को एक जगह गैदर किया गया और लॉस या प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जिन लोगों ने उनको अदर कलेक्टिव सिस्टम या कलेक्टिवाइजेशन सिस्टम ऑफ स्टालिन को सपोर्ट नहीं किया, जिन किसानों ने, उनके प्रति स्टालिन की कोई भी सिंपैथी नहीं थी, कोई भी उनके प्रति दया भाव नहीं था। मैनी विद इन द पार्टी, अर्थात बोल्शेविक पार्टी में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि अंडर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, प्लांट इकानमी के कारण, कलेक्टिवाइजेशन के कारण कोई बहुत बढ़िया सिस्टम आगे बढ़ नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि अब भी अनाज की शॉर्टेज थी। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन। अब आप देखेंगे कि रशियन रिवोल्यूशन का यूएसएसआर और वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आया। यूएसएसआर और वर्ल्ड के एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप, यूरोप के अंदर जितनी भी सोशलिस्ट पार्टीज थी सभी ने बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, अर्थात वो इसके कदमों से अर्थात इसके स्टेप से एग्री नहीं थी। द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट फायर्ड, बट इससे कि वर्कर्स एक सरकार बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो वर्कर्स की पार्टी थी। इससे यूरोप के अदर कंट्रीज में भी ये मैसेज गया कि वर्कर्स भी देश के लिए पार्टी बना के सरकार बना सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टीज बनाएगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बोल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल्स को अर्थात गुलाम देश के लोगों को मोटिवेट किया कि उठ खड़े हों और अपनी लड़ाई को लड़ें। कुछ लोग इवन तक यूएसएसआर में कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए। इस प्रकार आप देखोगे आगे, येट बाय द 1950s इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन यूएसएसआर, बट क्या हुआ कि आगे चल के रसिया के अंदर ही रशियन रिवोल्यूशन के सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा था। आप यहाँ पे इस पेज पे देखेंगे
कि डिफरेंट बुक्स हैं और उनको लिखने वाले राइटर्स के नाम हैं। जैसे आर.एस. अवस्थी ने एक बुक लिखी रशियन रिवॉल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड द रेड रिवॉल्यूशन। एस.डी. विद्यालंकर ने एक बुक लिखी द रीबर्थ ऑफ रसिया, द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया। ओके डियर स्टूडेंट्स।